So beta, we are starting our lecture number 4 of chapter number 14, that is biomolecules. So in biomolecules we are starting the topic that is structure of proteins. In our last lecture we have explained the topic proteins. Now we will describe the structure of proteins. So protein have three structures. Proteins के बेटा हमारे पास टोटल कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं. One is primary, another one is secondary, and the last one is tertiary. We also have a category known as quaternary proteins in our NCERT book. So I will explain in another lecture. Today we will consider only three structures, that are primary, secondary and tertiary structure. So primary structure, secondary and tertiary. First of all we will explain primary structure. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड. वो सीक्वेंस बेटा जिसके अंदर अमीनो एसिड्स को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. द सीक्वेंस डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन. और वो सीक्वेंस ही किस चीज को डिफाइन करता है? उस पर्टिकुलर प्रोटीन के फंक्शन को डिटरमाइन करता है कि आगे जाके क्या काम करेगा, क्या फंक्शन करेगा. देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है सर? द फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड स्केलेटन. किसी भी एक पॉलीपेप्टाइड स्केलेटन के फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर. जबकि एक स्केलेटन टाइप का हमारे पास पूरा कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड्स का, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. क्लियर है? Then we have, there are two types of secondary structure. एक तो कौन सा होता है बेटा? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, and the another one is beta plated sheet. That both are secondary structure of a protein. First of all, that is अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? अल्फा हेलिक्स. तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होती है? लाइन होती है. ये डबल स्टैंडर्ड है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड है? ये बताओ. सिंगल स्टैंडर्ड है. कितनी है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड. क्लियर है? अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो क्या बोलेंगे उसको? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम किसके अंदर? पढ़ेंगे डीएनए के अंदर. क्लियर है? जब हम न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट कवर करेंगे तो डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ेंगे. उसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में. तो अब ध्यान से देखो, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? सेकंड वाले के अमीनो ग्रुप के साथ. यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप अगले वाले के अमीनो ग्रुप के साथ, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप अगले ग्रुप के अमीनो ग्रुप के साथ. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स अमीनो एसिड्स की एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होती हैं इन अ स्ट्रेन. दैट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. क्लियर है? इन योर एनसीईआरटी यू विल फाइंड a figure 14.1. this is the figure of alpha helix structure of proteins. clear है? then we have, अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं स्केलेटन फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में बेटा? स्केलेटन फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. इसे हम क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. का है अभी भी वही कि अमीनो ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप के साथ. कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ कनेक्ट है? अमीनो. कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ कनेक्ट है? अमीनो ग्रुप के साथ. कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ कनेक्ट होगा? अमीनो ग्रुप के साथ. तो वही सारा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किसकी फॉर्म में है? स्केलेटन की फॉर्म में. स्केलेटन की फॉर्म में होगा क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड शीट बोलेंगे. स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा तो क्या बोलेंगे? अल्फा हेलिक्स बोलेंगे. क्लियर है? देन वी हैव अल्फा हेलिक्स के बारे में क्या है सर? इफ द साइज ऑफ आर इज लार्ज, कि सर आर का साइज जो है वो क्या है? काफी बड़ा है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म. तो उनके बीच में कैसी बॉन्ड बन जाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है. इंटरमोलिकुलर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कौन सी बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि आर का ग्रुप क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है. बिटवीन द सीओ ऑफ वन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के सीओ के साथ, एंड रेजिड्यू एंड एनएच ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड के एनएच के साथ. कि जैसे अभी अभी हमने किया भी है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये रहा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड कार्बोनिल ग्रुप है, थर्ड कार्बोनिल ग्रुप है, और ये फोर्थ कार्बोनिल ग्रुप है. तो फोर्थ वाले के अमीनो के साथ पहले वाला ऑक्सीजन कौन सी बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. क्लियर है? फिर उसके बाद 1 2 3 और 4, चौथे के साथ फिर से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप क्या बना रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या बना रहा है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? इसके बाद फिर से हम काउंट करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4, चौथे के साथ फिर से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कौन? कार्बोनिल ग्रुप। आइए समझ में? तो इनके बीच में कौन सी बॉन्ड आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड आ रही है। क्लियर? सो देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स with the carbonyl group of one amino acid and residue and NH of the fourth amino acid residue in polypeptide chain which gives the right handed alpha helix structure। जो हमें क्या देता है? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देता है फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है? अल्फा केरेटिन इन हेयर। हेयर के अंदर जो अल्फा केरेटिन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑल्सो इलास्टिक, इलास्टिक भी होता है। देन वी हैव बीटा प्लेटेड शीट। तो बीटा प्लेटेड शीट के अंदर आर का साइज क्या होता है बेटा? स्मॉल होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द CO ऑफ द वन पॉलीपेप्टाइड चेन विद द NH ऑफ द अदर चेन। कि पहले क्या हो रहा था कि कार्बोनिल ग्रुप का जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था किसके साथ? फोर्थ NH ग्रुप के साथ, चौथे अमीनो एसिड के NH के साथ। जबकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप क्या बना रहा है? साइड वाले एटम के NH के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि अब की बार आर का साइज क्या है? बहुत ज्यादा स्मॉल है। बड़ा होता तो क्या होता? दूर वाले NH के साथ बनाता। और स्मॉल है तो क्या कर रहा है? पास वाले NH के साथ क्या बना रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? Thus the chains are bonded together। और इस तरीके से हमारे पास चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहती है और किसकी फॉर्मेशन करती है? एक शीट की, which can slide over। जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बेटा? स्लाइड करते हैं टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंड दैट 3D स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। एग्जाम्पल के लिए सिल्क हमारा क्या है? एक बीटा प्लेटेड शीट है। क्लियर है? देन वी हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है किसका? प्रोटीन्स का। टर्शियरी स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, वन इज फाइब्रस एंड द अनदर वन इज ग्लोबुलर। तो प्रोटीन्स कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दीज आर आल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं। और 3D स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन शो करते हैं? फाइब्रस एंड ग्लोबुलर शो करते हैं। तो प्रोटीन के अंदर एक या एक से ज्यादा क्या होती है बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अ प्रोटीन हैविंग वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज मोनोमेरिक। अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमेरिक बोलते हैं। while that having more than one polypeptide chain, एक से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोमेरिक। क्लियर है? सेम कन्फिगरेशन एज द कार्बोहाइड्रेट। देन वी हैव द कंस्टिट्यूएंट पेप्टाइड चेन्स ऑफ एन ओलिगोमेरिक प्रोटीन। कि जो कंस्टिट्यूएंट पेप्टाइड चेन्स होती हैं किसकी? ओलिगोमेरिक प्रोटीन की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोमर्स बोलते हैं। प्रोटोमर्स क्या होते हैं? कि मान लो हमारे पास एक कंप्लीट चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एक चेन को क्या बोलेंगे? मोनोमेरिक। और अगर 2 चेन्स एक साथ कंबाइन होकर आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? ओलिगोमेरिक। तो ओलिगोमेरिक के अंदर ये जो 2 चेन्स है, इन दोनों चेन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोमर्स। क्लियर है? विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस। दो एक दूसरे के साथ कंबाइन रहती है, किससे? वीक फोर्सेस से। नेटिव स्टेट क्या होती है बेटा? नेटिव स्टेट होती है नेचुरल स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट, जिस स्टेट के अंदर वो प्रेजेंट है। तो एट नॉर्मल पीएच एंड टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच या टेम्परेचर पे, ईच प्रोटीन टेक्स अ शेप। हर एक प्रोटीन की कुछ ना कुछ शेप होती है, विच इज एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल। और मोस्ट स्टेबल शेप होती है क्योंकि उसी के अंदर वो रहना चाहेगा। इन अमीनो एसिड द शेप इज स्पेसिफिक। और अमीनो एसिड के अंदर शेप क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक होती है। और उसी स्पेसिफिक शेप को हम क्या बोलते हैं? उसकी नेटिव स्टेट बोलते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर टाइटली फोल्डेड। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ फोल्ड बना के रखते हैं, दैट आर टाइटली फोल्डेड एंड गिव राइज टू अ स्फेरिकल फॉर्म। और किसको फॉर्म देते हैं बेटा? एक स्फेरिकल फॉर्म। स्फेरिकल जो है हमारे पास क्या करते हैं? शेप की फॉर्मेशन करते हैं। कौन? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जबकि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटोमर्स के द्वारा क्या बनाते हैं बेटा? लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। देन वी हैव फोर्सेस दैट स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को कौन कौन से फोर्स स्टेबलाइज रखते हैं? तो एक तो हमने अभी अभी पढ़ा कि कार्बोनिल ग्रुप फोर्थ अमीनो ग्रुप के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहला फोर्स क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या होगा बेटा? अनायनिक बॉन्डिंग। थर्ड वन इज हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग एंड द लास्ट वन इज कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कितने एलिमेंट्स के साथ बनती है? 3 एलिमेंट्स के साथ बनती है। कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ? FON, that is phone. So that forces operate between a partially positive hydrogen and partially negative atom like oxygen or nitrogen or fluorine on the same or an another molecule। क्या तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है या फिर अनदर मॉलिक्यूल में? अगर सेम में होती है तो क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे में हो रही है तो क्या बोलते हैं?
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? देन वी हैव अनायनिक बॉन्डिंग। अनायनिक बॉन्डिंग किसके बीच में होती है बेटा? बॉन्डिंग बिटवीन कैटायन एंड अनायन ऑफ द साइड चेन्स रिजल्टिंग इन द साइड लिंकेज। कि मान लो हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे NH है और इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या बन रही है? बॉन्ड बन रही है। तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या बोलेंगे? कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? अनायन। तो इनके बीच में क्या बन रही है? बॉन्ड बन रही है, जिसकी वजह से एक साइड लिंकेज क्रिएट हो रही है। तो दिस साइड लिंकेज इज नोन एज अनायनिक बॉन्डिंग। आ गया समझ में? देन वी हैव हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर। पता है आपको? फोबिक का मतलब क्या होता है? फियर। तो वाटर से क्या कर रहा है? फियर करने वाली बॉन्डिंग। वाटर से फियर करने की वजह से जो बॉन्डिंग बनेगी दैट इज हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। तो सम साइड चेन्स इन सेम अमीनो एसिड आर हाइड्रोफोबिक। कुछ साइड चेन्स जो होती है बेटा अमीनो एसिड के अंदर, वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा सा ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? NH2 है, अमीनो ग्रुप है। तो ये वाला अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट है, तो इसके पीछे जो चेन्स लगी होती है कार्बन की, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो अगर मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो ये वाला पार्ट तो डिसोल्व हो जाएगा, लेकिन क्या ये वाला पार्ट डिसोल्व होगा? ये वाला पार्ट डिसोल्व नहीं होगा। ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, एंड वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये कार्बन खुल जाएगा पीछे से। दैट इज, मान लो कि ये कार्बन एटम है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, OH है, तो यहाँ से वाटर ने अटैक किया, तो यहाँ से वाटर ने अटैक किया, ये वाला तो डिसोल्व हो रहा है, लेकिन इसके साथ तो बॉन्ड नहीं बनाना चाहता ये, तो ये कार्बन मुड़ के कहाँ पे आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस फियर ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। सो इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन्स फोल्ड इन सच अ वे, प्रोटीन्स इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं दैट दी चेन्स गेट क्लस्टर्ड। ये चेन्स आपस में क्या बना लेते हैं? क्लस्टर बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं इनसाइड द फोल्ड्स, ताकि वाटर के साथ डिसोल्व ना हो। द पोलर साइड चेन्स विच आर हाइड्रोफिलिक, जो पोलर साइड चेन्स होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट क्या था? पोलर साइड चेन था जो हाइड्रोफिलिक था, लाई ऑन द आउटसाइड, वो बाहर की तरफ रह जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ क्या बना लेते हैं? फोल्ड्स बना लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। देन वी हैव द लास्ट वन इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग पता है किसके बीच में बनती है? दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। द बॉन्ड अकर्स बिटवीन s एटम, साइड एटम्स ऑफ टू रेजिड्यूज, दो एटम्स जो साइड में है, बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, उनके बीच में क्या बनती है? बॉन्ड बनती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। इंसुलिन विच कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। इंसुलिन एक पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51। इज अरेंज इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। वो किसके अंदर अरेंज किया जाता है? टू पॉलीपेप्टाइड चेन में। मतलब ये कौन से वाला प्रोटीन है? मोनोमेरिक है या ओलिगोमेरिक है? ओलिगोमेरिक है। ओलिगोमेरिक है, इसकी जो दो चेन्स है उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोमर्स। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटोमर्स। क्लियर है? दो प्रोटोमर्स हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, कंटेनिंग 21 एंड 30 अमीनो एसिड। एक के अंदर कितने होते हैं? 21, एक के अंदर कितने होते हैं? 30। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, कौन सी लिंकेज से? SS क्रॉस लिंकेज, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्डिंग। आ गया समझ में? देन वी हैव डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन क्या होता है सर? द ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं ऑन हीटिंग। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, या फिर उसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बेटा? मिनरल एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ। अंडरगो कोगुलेशन, वो किस में चला जाता है बेटा? कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कि जम जाता है, जैसे क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, जम जाता है, उसी तरीके से ये भी क्या हो जाता है? जम जाता है और नीचे बैठ जाता है, या फिर प्रेसिपिटेट बना लेता है, कि वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता, नीचे बैठ जाता है आराम से। टू गिव फाइब्रस प्रोटीन्स, क्या प्रोवाइड करने के लिए? फाइब्रस प्रोटीन्स के लिए, विच आर इनसोल्युबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर इनसोल्युबल नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू कन्वर्ट द ग्लोबुलर प्रोटीन इनटू अ फाइब्रस प्रोटीन। आप एक ग्लोबुलर प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? कोगुलेशन होने के बाद फाइब्रस प्रोटीन बनाएगा, बट हाउ विल यू कन्वर्ट द ग्लोबुलर प्रोटीन इनटू फाइब्रस प्रोटीन? We will dissolve the globular protein into the water with heating, or treat the globular protein with mineral acid or mineral base, which provides the which coagulate or precipitate to form the fibrous proteins. So as we have discussed, globular proteins which are insoluble in water on heating
or on treatment of mineral acid or base undergoes coagulation or precipitation to give the fibrous proteins which are insoluble in water. Clear है? Then after coagulation proteins lose their biological activity. Coagulation के बाद वो अपनी biological activity को तो क्या कर देंगे बेटा, lose कर देंगे. This is called denaturation. उसे हम क्या बोलते हैं? Denaturation. So the phenomena of losing of biological activity of a particular protein is known as denaturation. और ये denaturation किसकी करवा रहे हैं हम? Proteins की. Clear है? Then it can be reversible और irreversible. ये reversible भी हो सकता है और irreversible भी हो सकता है. Coagulation of lactalbumin. कोगुलेशन किसकी? लैक्टलबुमिन की टू फॉर्म चीज. क्या बनाने के लिए? चीज बनाने के लिए. एंड कोगुलेशन ऑफ अल्बुमिन्स. अल्बुमिन्स की कोगुलेशन आर एग्जांपल्स ऑफ डीनेचुरेशन. ये किसके एग्जांपल्स हैं? डीनेचुरेशन के. कि हमें चीज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? लैक्टलबुमिन की कोगुलेशन करनी पड़ेगी या फिर अल्बुमिन की कोगुलेशन करनी पड़ेगी. क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इन आवर टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज विटामिन्स.